किसी चीज को मापना या उसका मेजर करना, मेजरमेंट करना। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता निर्धारित करता है। जैसे कि मान लीजिए 100 में से किसी के 33 नंबर आ गए तो क्या हो गया, वो बच्चा पास हो गया। यहाँ पे हमने उसकी योग्यता कैसे निर्धारित करी, उसके नंबर के थ्रू मापन करा, मेजरमेंट करा, भाई इतने नंबर ले आया तो बच्चा पास हो गया। ठीक, उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपसे कहने लग जाए कि भाई बताओ आपका वेट कितना है, तो आप लोग बता दोगे भाई मेरा वेट इतना है। तो वेट को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपकी हाइट को भी मापा जा सकता है। ठीक है, आपने कुछ एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक बच्चे का आईक्यू 90 से 110 के बीच में है, तो बच्चा कौन सी श्रेणी के अंदर आता है। तो यहाँ पर बच्चे की आईक्यू कितना दे दिया, संख्या में दे दिया कि 90 से 110 के बीच में है। तो यह जो होता है मापन होता है, यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। ठीक है, मात्रात्मक पहलू या अंकों से संबंधित, या जहां पर आपको संख्या देखने को मिले या फिर आपको ग्रेड देखने को मिले, ये आपका मापन से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर दे दिया, ये सभी आपको संख्याओं में दिए हुए, अंकों में दिए हुए, तो यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। मेजरमेंट यानी मापन, किसी चीज को मापना। इसको समझ गए। चलिए बात करते हैं अब आपके आकलन के बारे में, यानी कि असेसमेंट के बारे में। इसको देखिए जरा कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। कोई भी चीज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आकलन यानी कि असेसमेंट। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर यानी कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये तो बात हुई आकलन के बारे में बातें। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो आकलन के जो प्रकार होते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आकलन के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है रचनात्मक आकलन जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, दूसरा होता है योगात्मक आकलन जिसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहले बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। देखो, पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन होता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन होता है। जैसे आप लोग मेरी अभी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं पढ़ाने के दौरान ही, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो आकलन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। छोटे टाइम के लिए होता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। देखो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों के बारे में सबसे बढ़िया तरीके से जाना जाता है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा कि भाई बताओ रीट के एग्जाम में आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, या आकलन में कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप ऑन द स्पॉट बता दोगे सर ये वाली दिक्कत हमको आ रही है, चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे या पढ़ाने के दौरान कर दोगे। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझ गए। उसके अलावा दूसरा आकलन होता है समेटिव असेसमेंट। ये साल के अंत में या फिर इसको कह लीजिए जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या जो काम होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये आकलन होता है समेटिव असेसमेंट। ठीक, ये तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान हो जाता है। और जब ये पढ़ना पढ़ाना खत्म हो जाता है तो वो हो जाता है फिर समेटिव असेसमेंट। जैसे आपने देखा होगा बच्चे की जो वार्षिक, इसको मैं लिख देता हूं, जैसे बच्चे की जो वार्षिक और जो अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती है वो क्या होती है, समेटिव असेसमेंट होती है। यानी कि एक साल के दौरान मान लीजिए बच्चे का जो पेपर होते हैं उसमें पता लग जाता है भाई अगर बच्चे कितने नंबर है तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है, समेटिव असेसमेंट अच्छा होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इनको समझ गए। अब बात करते हैं, आपने ये चीज जरूर देखी होगी चाहे आपने टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। एक नंबर का क्वेश्चन लगभग आपके सभी टीचिंग के एग्जाम में देखने को मिलता है। रीट के एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और देखो सिंपल सा है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है यानी जो सीखने का जो आकलन होता है, ये समेटिव असेसमेंट का ही पार्ट होता है, इसका एक हिस्सा होता है। और समेटिव असेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, वो आकलन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के खत्म होने पर जो किया जाता है, ठीक है, वो हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा। देखो यहां पर भी 4 आ रहा है और असेसमेंट 4 के अंदर यहां पर भी 4 आ रहा है, इससे आपको ऐसे याद कर सकते हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या बताया था मैंने आपको, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो चलता रहता है, जैसे अभी मैं बताया था, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं पढ़ाने के दौरान और आप उसका कुछ आंसर दो, तो ये हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में आकलन, जिसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अपने दोस्त को क्या करते थे, उसको एक कॉपी दे देते थे,
देते थे कि ले भाई तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ इस कॉपी में से, ये इस किताब में से, मैं तुझे उसका क्या करूंगा, आंसर दूंगा। तो यहाँ पर आकलन कैसा हो रहा है, स्व आकलन, यानी खुद अपना आकलन कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड के थ्रू या किसी और के थ्रू अपना आकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सेल्फ असेसमेंट, जब अपना आकलन खुद करते हैं या अपने किसी फ्रेंड वगैरह से, फैमिली मेंबर से कराते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग समझ गए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका आगे लगा लेना। और ये चीज आप समझ गए, अब इस टाइप से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप लोग उसको इजिली कर दोगे। अब बात करते हैं मूल्यांकन की, इवोल्यूशन की। देखिए मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन का क्या मतलब है, मूल्य का अंकन, अगर इसको करें तो विच्छेद करें तो मूल्य का अंकन, यानी कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है इसके अंदर, मूल्यांकन के अंदर, कि किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण या दोष, यानी जो उसके अंदर अच्छाई होती है, बुराई होती है, उनका विवेचन करके उसके संबंध में ही सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। कोई भी चीज हो, मान लीजिए जैसे अभी कृषि कानून बिल का कुछ आया था, बिल पास आया था, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सरकार की तरफ से भी पॉइंट दिए गए, किसानों की तरफ से भी पॉइंट दिए गए। तो किसी भी चीज के बारे में उसके गुण, यानी जो बिल आया उसके गुण और दोषों का सही विवेचन करके फिर उसके संबंध में निर्णय करना, ये होता है मूल्यांकन कहलाता है। कोर्ट ने इसके अंदर दखल दिया और मूल्यांकन के अंदर ये चीज पाई कि इसको होल्ड कर दो, क्योंकि इसके अंदर चीजें क्लियर नहीं हो रही है, किसान अपने पॉइंट बता रहे हैं, सरकार अपने पॉइंट बता रही है। ठीक है, तो आप लोग मूल्यांकन को समझे। अब बात करते हैं मूल्यांकन की, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म जो आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में हमेशा ही 100% मान के चलिए देखने को मिलती है। ये टर्म है आपकी CCE, जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। यानी एक ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यूअसली होता रहता है और व्यापक रूप से होता रहता है, वो कहलाया जाता है CCE। अब देखिए इसके बारे में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही पहलू शामिल होते हैं। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, चाहे आपका सीटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर पूछा जाता है कि व्यापक के अंदर क्या चीजें शामिल होती है। तो व्यापक के अंदर बच्चे के शैक्षिक, यानी जो स्कूल के अंदर एक्टिविटीज होती है, पढ़ाई वगैरह सब चीज, और जो गैर शैक्षिक एक्टिविटीज होती है, मान लीजिए बच्चा किसी चीज में समाज से इंटरेस्ट ले रहा है या किसी पीटी या योगा में इंटरेस्ट ले रहा है, तो दोनों ही पहलुओं को शामिल किया जाता है व्यापक में। ये व्यापक के अंदर दोनों ही पहलुओं को शामिल किया जाता है, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, उस पर जोर देती है। ये होता है आपका CCE, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको आप लोग समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मूल्यांकन की विशेषता है, या फिर इसको कह लीजिए अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको अलग अलग टर्म देखने को मिलते हैं। या फिर अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है, परीक्षण की क्या विशेषता है, वो आपको जाननी है। 1 नंबर का देखने को मिलता है, इसलिए सभी की याद कर लीजिए। मान लीजिए आप लोग किसी चीज का मूल्यांकन करना चाहते हो, तो उस मूल्यांकन के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, आप लोग खुद सोचिए अपने दिमाग से। देखिए अगर आप किसी चीज का मूल्यांकन करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले उसके अंदर वैधता, यानी वैलिडिटी होना जरूरी है। वैधता क्या होती है, वैध मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। ठीक, जैसे भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि जो मानव होता है, यानी हम और आप लोग होते हैं, इसकी और हमारे शरीर में आंखें कितनी होती है। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो आप लोगों का क्या जवाब आएगा कि सर आंखें मानव के शरीर में 2 आंखें होती है, 2 के अलावा 3 4 तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर मूल्यांकन जिस चीज के लिए परीक्षण किया जा रहा है उसके बारे में ही वह जानता हो, ये हो जाएगा वैधता, यानी कि वैलिडिटी। यानी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, यहाँ पर परीक्षण का निर्माण किस उद्देश्य के लिए गया है कि आंखों के बारे में जानना है। यदि परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए गया हो और उसमें परीक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता हो, तो पूर्ति कर दी, 2 आंखें हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वैधता हो जाएगी। तो समझ जाना उस मूल्यांकन में वैधता है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई बताओ, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, रीट का एग्जाम पास करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी। तो आपको सिर्फ एक ही जॉब मिलेगी, आप लोग टीचर बन सकते हो, ना कि पुलिस वाले बन सकते हो, ना ही बैंक में जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सन का निर्माण हुआ कि रीट के एग्जाम के बाद आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो पर्सन का निर्माण किस उद्देश्य के लिए हुआ,
वो आप लोग समझ गए। यदि प्रश्न का उद्देश्य उसकी पूर्ति कर रहा हो तो भाई पूर्ति कर दी कि रीट के एग्जाम के बाद टीचर बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वैध मूल्यांकन हो जाएगा। अगर रीट के बाद अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं टीचर बनने के बाद आप लोग क्या काम करोगे, तो आप लोगों के बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। सर मैं स्कूल की बिल्डिंग को देखूंगा, स्कूल के स्टाफ से मिलूंगा, मैं जाते कुर्सी तोड़ूंगा तो ठीक है, तो यहाँ पर वैधता नहीं होगी उस मूल्यांकन के अंदर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मूल्यांकन की दूसरी विशेषता जिसको बोलते हैं विश्वसनीयता, कि विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता वाला कहलाया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अब जैसे किसी बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ गए, ठीक है, 100 में से या 100 रीट के एग्जाम में 150 में से कोई बच्चा 150 नंबर लेकर आ गया और आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपने कहा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसने जरूर पेपर लीक कराया होगा, चलो हम इसकी कमेटी बैठाते, इसके ऊपर जांच बैठाते कि 150 नंबर कैसे लेकर आ गया। आपके माइंड में दिमाग जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने शिकायत की। अब मान लीजिए किसी बच्चे के वाकई में जो उससे क्वेश्चन पूछे थे और वही आंसर उसके आ रहे हैं, उसने सही लगाए है, तो 150 में से 150 वाकई में लेकर आ रहा है, तो समझ जाना उस मूल्यांकन में विश्वसनीयता है, यानी विश्वास लायक वो मूल्यांकन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मूल्यांकन की विश्वसनीयता, यानी उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। चाहे उसके लिए 100 लोगों की कमेटी बैठा दो, चाहे 1000 लोगों की कमेटी बैठा दो, जो बच्चा मेहनत से 150 में से 150 लेकर आया है तो समझ जाना वो हर बार ही लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो उस मूल्यांकन में क्या है, विश्वसनीयता है, ये नहीं कि तुक्के से आ गए। उसके अलावा तीसरा हो जाएगा आपका व्यवहारिकता, कि मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। ये हो जाएगा मूल्यांकन के अंदर व्यवहारिकता के बारे में। जैसे भाई रीट के एग्जाम के लिए 150 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम, ठीक है, 150 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी सही देना पड़ेगा, एग्जामिनर को 150 ही मिनट आपको दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको लागत भी सही देखने को मिलेगी, आपको जगह भी सही, एक जगह पर सही बैठाएंगे कमरे के अंदर, ये नहीं जमीन पर बैठा देंगे। तो ऐसा मूल्यांकन, यहाँ पर आपका मूल्यांकन हो रहा है ना रीट के पेपर के थ्रू, कि जिसकी प्रक्रिया में लागत समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और कुशल होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि 150 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 50 मिनट दे दी तो 50 मिनट में 150 क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मूल्यांकन में व्यवहारिकता नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझना। अगला है वस्तुनिष्ठता, कि जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो, वो हो जाएगी उस मूल्यांकन के अंदर वस्तुनिष्ठता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बच्चों से किसी टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा कि बेटा बताओ कैट का मतलब क्या होता है। अब एक बच्चे ने तो लिख दिया कि कैट का मतलब बिल्ली होता है, दूसरे बच्चे ने लिख दिया कैट का मतलब कुत्ता होता है। अब जो परीक्षक था, जो मूल्यांकन करने वाला है, उसने बिल्ली वाला तो सही काट दिया, ये तो सही है, लेकिन कुत्ते वाला भी सही काट दिया। क्यों सही काट दिया, ये इससे कोचिंग लेता था, ये इसके जानकार था, इसके रिश्तेदारी में पढ़ता था ये, तो इसने कहा चल यार इसका भी भला हो जाएगा, इसको भी सही कर दो। फिर ये मूल्यांकन के अंदर वस्तुनिष्ठता देखने को नहीं मिलेगी। यानी मूल्यांकन में जो भी मूल्यांकन कर रहे हो उसका एक उत्तर होना चाहिए सभी बच्चों के लिए समान। भाई कैट का मतलब बिल्ली है तो सबके लिए बिल्ली होगा, जो कुछ और बताएगा उसके लिए गलत होगा। ठीक है, और परीक्षक का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ता हो इसके अंदर, तो इसको समझ गए आप वस्तुनिष्ठता को। चलिए उसके बाद बचा लास्ट का आपका व्यापकता, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए जिसको जाना जाता है समग्रता। जैसे नाम से पता चल जाए, समग्रता यानी सारी चीज इसके अंदर आ रही है कि इसमें सारे गुणों का मापन होता है, जिसके अंदर चाहे ज्ञानात्मक हो भावनात्मक हो, जितने भी गुण होते हैं सभी का मापन होता है। और देखो एक चीज